गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं कल आपसे मिलने नहीं आ पाया, उसके पीछे कारण ये था कि मुझे इंडिया के लिए फ़्लाइट पकड़नी थी दुबई से। दुबई एयरपोर्ट जो है वो व्यस्तम मतलब सबसे बिजी एयरपोर्ट में से एक है, क्योंकि कारण ये है कि वहाँ वो पूरा, जैसे मान लो किसी को एशिया से अमेरिका जाना है ना, तो बीच में हॉल्ट पड़ता है दुबई का। तो ये मान लीजिए आपकी दुबई एयरपोर्ट जो है वो बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। और हालांकि उन्होंने बहुत हाईटेक व्यवस्था सारी कर रखी है, लेकिन तब भी एयरपोर्ट पे कम से कम 4 घंटे 5 घंटे पहले पहुंचना होता है। और उसके पहले फिर सामान पूरा पैक करो, तो मॉर्निंग से मतलब सुबह सोचो आपकी 5 बजे उठ के 6 बजे सब पैक करना शुरू किया, 7 बजे ब्रेकफास्ट करके निकले फिर एयरपोर्ट के लिए, फिर वहाँ 4 घंटा 5 घंटा लगता है। फिर फ्लाइट में, फिर कल फ्लाइट डिले भी हो गया, तो कल मैं आ ही नहीं पाया है कुल मिलाकर, ठीक है। और उसके पहले मैं अपने मेरे बैचमेट है दुबई में है, वो एक बड़ी फार्मा कंपनी है नोवो नॉर्डिक्स के, वो एमबीबीएस डॉक्टर है। वो एमबीबीएस किया उन्होंने, एमडी फार्माकोलॉजी किया उन्होंने, फिर एक फार्मा कंपनी में रिसर्च के अंदर जाकर जुड़े वो, और फार्मा कंपनी की रिसर्च में जो है वो काम कर रहे हैं। उनका नाम है सागर सिंघल। तो उन्होंने बताया कि अभी जो है वंस इन ए वीक इंसुलिन पे काम कर रही है उनकी कंपनी, वंस इन ए मंथ इंसुलिन पे काम कर रही है कि महीने में एक बार इंसुलिन लगाओ आप, और वो पूरा महीने भर का कोटा वो इंजेक्शन के अंदर रहेगा, बॉडी अपने आप इंसुलिन लेती रहेगी। मतलब आने वाले समय में उनका बोलना है कि ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल या 2 साल लगेगा, अभी ट्रायल्स चल रहे हैं। उसके बाद जो है वो वंस इन ए वीक इंसुलिन, वंस इन ए मंथ इंसुलिन, ये भी जो है वो पाइपलाइन में है। और जो उनकी कंपनी उसको 100 साल हो गए काम करते हैं, 100 ईयर्स हो चुके हैं उसको, जो है वो नोवो नॉर्डिक्स को काम करते हुए, जो है वो मेडिसिन के फील्ड में। तो उसके अंदर वो बड़ी पोस्ट पर है कहीं पर, तो वो पूरा अपना जो यूएई और इंडिया वाला रीजन है उसको वो देखते हैं। तो उन्होंने अपना रात को मुझे ऑफिस भी दिखाया, तो रात को मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया इसलिए। लेकिन जब आप कभी बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, उनसे इंटरेक्ट करते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जैसे मैंने कहा ना कि जैसे अपन सोचते हैं कि भाई जब बच्चे खेलते, क्रिकेट खेलते हैं, अपन सुनते ना कि फला क्रिकेटर का 10th का एग्जाम छूट गया, फला क्रिकेटर का ऐसा हो गया, फला क्रिकेटर जो है वो पढ़ नहीं पाया होता। तो मैंने देखा वीरेंद्र सहवाग जो है उनको भी अवार्ड मिला था ग्रेटेस्ट एजुकेशन लीडर का। तो उनके साथ भी क्या है कि उन्होंने जो है उनकी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हुआ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्कूल ही खोल डाला, क्रिकेट खेलो और पढ़ो, क्रिकेट खेलो और पढ़ो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसका जो पैशन है उस पैशन को भी बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, और बेसिक एजुकेशन जो है पूरी होता रहना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो। फिर मेरी मुलाकात उनसे भी हुई, जेसी राय चौधरी, जो कि आकाश एजुकेशन के जो है वो हेड रहे हैं, मतलब अब तो नहीं, अब तो आकाश वायुज का हो चुका है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो आजकल वो न्यूमरोलॉजी में काम कर रहे हैं, मतलब जो था ना, जो नंबर देखकर किसी के अंक बताकर उसके भविष्य के बारे में बात करना। तो खैर मैं बहुत उससे जो है वो उनकी बातों से मैं बहुत अधिक कन्विंस नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन मैंने गौर किया, देखा मैंने कि व्हाट इज इन दिस मैन, इसके अंदर क्या खास बात है कि इसने जो है वो एक नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया इसने। और तो मुझे बात करके समझ में बात ये आई कि ही इज वेरी वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग। जैसे अभी वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो आकाश को बेचने के बाद वो सेम टाइप का काम नहीं कर सकते ना, वो बायजूस ने परचेस किया हुआ है उसको। तो आजकल वो न्यूमरोलॉजी के ज्योतिष सब में काम कर रहे हैं। तो वहाँ भी उन्होंने जो है वो अपना एक सेशन, छोटा सा की नोट स्पीकर थे वो। अभी ये सब लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये सब हजारों करोड़ वाले लोग हैं। तो वो सेशन भी उन्होंने वहाँ पे 5-10 मिनट का लिया कि भाई न्यूमरोलॉजी कैसे लाइफ पर आपके इफेक्ट करता है। हालांकि मैं बिल्कुल भी इसको नॉन साइंटिफिक मानता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि देखा मैंने कि मतलब एवरीबडी इज पैशनेट। हर आदमी का अपना एक पैशन है जो उसको ऊपर तक, ऊंचाइयों तक लेकर जाता है। ऐसे कई लोग मिलते हैं आपको लाइफ में जो किसी और एजुकेशन फील्ड से होते हैं और कुछ और कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने फील्ड में फेल हो गए थे, इसका मतलब ये कि उनको शुरू से कुछ और करने का था, लेकिन तमाम दबाव में आके वो उस एजुकेशन को ले लिए थे पहले वो, ठीक है। मैं यही बोलता हूं कि आप यदि अपने आप को सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं ना आप, ठीक है, एक तो ये कि अपने पैशन को फॉलो कीजिए। जो आपका पैशन है उसको फॉलो करेंगे तो आप जरूर अच्छा करेंगे। लेकिन पैशन को फॉलो करने का मतलब ये नहीं कि हम तो साहब जो है वो सुरीला गाना गाते हैं, अपने को लग रहा है गाना सुरीला गाते हैं, पड़ोसी अड़ोसी गाना गाना शुरू किया तो उसका आधा मोहल्ला खाली हो गया, ठीक है। पर अपने को लग रहा है कि वो है आत्ममुग्ध अवस्था। पैशन का मतलब कभी भी आत्ममुग्ध अवस्था नहीं होती है कि खुद में ही मुग्ध है कि अब हम सबसे अच्छा करते हैं, हम ये करते हैं, हम बहुत ही जबरदस्त पेंटर है। अब वो पेंटिंग कोई बाहर का व्यक्ति देखे तो बोले कि 5वीं क्लास के बच्चे ने चित्र दिया है,
ठीक है, लेकिन अपने को लग रहा है सब तो महान आर्ट बना के बैठे हैं हम लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब योर आर्ट जो भी कला है वो दूसरों तक जाए, उसे लोग अप्रिशिएट करें। पैशन जो है ना उसको हम लोग जिद से जोड़ लेते हैं कई बार। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, जिद को और पैशन के जुनून को फर्क को पहचानिए उसका। मैंने आपसे कहा भी था पिछले बार के सेशन में कि जो मैंने रात को रिकॉर्ड किया था कि सबसे आखिरी पंक्ति में बैठकर मैंने सोचा ये कि भाई कि इस जगह होना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इस जगह पर जहाँ मैं प्रेजेंट हूँ वहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नए नए रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। मैंने देखा टेक्नोलॉजी के बहुत लोग, टेक फील्ड के काफ़ी सारे लोग थे, और काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड थे जो एकदम इनोवेटिव वे में काम कर रहे हैं। एक ब्रांड था फार्म टू प्लेट, कि जो गांव के अंदर जो खेती करते हैं जो लोग हैं ना, उनके प्रोडक्ट को परचेस करके सीधा जो है वो कस्टमर तक भेजना, ताकि बिचौलिए सारे कम हो जाए और मैक्सिमम फायदा किसान को मिले। किसान जो है अपनी फसल जब बेचता है ना, मान लो टमाटर का भाव हम बोले 200 रुपये किलो है, सपोज मान लिया कि टमाटर 200 रुपये किलो है, तो 200 रुपये किसान को नहीं मिल रहा है, किसान को मिल रहा होगा 50 रुपया 60 रुपया। उसके बाद फिर वो स्टॉक वो ऐसे करके पूरा ट्रेड, पूरा चेन चलता है पूरा है। तो जो एक्चुअल में जो यूजर है ना, जो बनाने वाला है, उसको तो कम मार्जिन मिल पाता, कम उतना नहीं मिल पाता उसको। अब खैर वो इकोनॉमिक्स से कभी बात करेंगे उस पर कभी, जब वक्त मिलेगा तब। अभी मेरा यही बोलना है कि आप एक तो अपने पैशन को फॉलो कीजिए, सेकंड दुनिया में घूमिए जरूर, लोगों से आप मिलते हैं, लोगों से आप इंटरेक्ट करते हैं, जब देखते हैं आपका कुछ समझ में बात आती है कि दुनिया बहुत बड़ी है, आपका पर्सपेक्टिव बदलता है आपका देख के। जब भी मैं दुबई जाता हूँ और जब मुंबई या वापस लौट के आता हूँ तो मैं हर बार ये सोचता हूँ कि यार मुंबई दुबई जैसा क्यों नहीं, यहाँ पर क्या कमी ऐसी। कोई हमारे उनके पास रेगिस्तान में वो करके बैठे हैं, कुछ नहीं था वहाँ पर, रेगिस्तान में इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बना के बैठे। हमारे मुंबई में क्या नहीं है बताओ, पानी है, सब है, इतना सुंदर आइलैंड है मुंबई। लेकिन वही वाली बात है, आपको लगता है मुंबई तो बहुत बड़ा जबरदस्त शहर है, लेकिन जब आप दुबई और बैंकॉक और कोलालमपुर को देख के आइए, आप हांगकांग में को देख के आइए, आपको लगेगा कि यार बहुत इंफ्रा में मिसिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि जबकि हम बात कर रहे हैं मुंबई से कंपेयर कर रहे हैं, बाकी शहरों की तो बात ही नहीं की अभी हमने। भाई पटना में यहाँ इतने लोग हैं, लखनऊ में इतने लोग हैं, वहां पे इंफ्रा का कितना बड़ा प्रॉब्लम है, सड़कों का कितना बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमको मतलब देखो, मैं वही बात कहता हूं कि वहां पर जो एक अपने काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया है, उनको भी अवार्ड मिला था, मिस्टर पुरी, उनको भी अवार्ड मिला था। और वो अवार्ड मिला, उन्होंने जो है वो जो है अपना कश्मीर के अंदर एक प्रोजेक्ट शुरू करवाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। MR कंपनी का प्रोजेक्ट है, कश्मीर में शुरू हो रहा है और उससे काफ़ी लोगों का रोजगार जनरेट हो रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि कुछ भी ऐसा कीजिए जिससे कि और लोगों की ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता हो। जब आप मेडिकल में सेलेक्ट होते हो तो आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं। मेडिकल कोई मामूली फील्ड नहीं, मेडिकल में आपको बहुत बड़ा मौका मिलता है। और ये मत सोचो MBBS के बाद भी डाइवर्सिफाई करने के बहुत मौके मिलते हैं, MBBS के बाद भी डाइवर्सिफाई करने के बहुत मौके मिलते हैं। आपको सिर्फ अपने ब्रेन को के सिंक को पहचानना है कि आप किन चीज से रेजोनेट कर रहे हैं, किन चीजों में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हर आदमी में सारी कैपेबिलिटी नहीं होती। जैसे मैं जब दुबई गया, मैंने सोचा, बहुत सोचा मैंने कि दुबई मॉल जा रहा हूँ, वहाँ पे एक दो जगह और भी गया, अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, मरीना पे गया, कहीं कहीं अलग जगह पे गया, रात को हम 12 बजे भी घूमे कि मैं ब्लॉगिंग करूँ, आई शुड क्रिएट ए ब्लॉग। और मैं ब्लॉगर नहीं हूँ, मैं अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। मैं दूसरे के साथ ब्लॉग करते हुए मुझे लगता है दूसरे की प्राइवेसी में मैं घुस रहा हूँ। व्हाट आई फील कि मैं किसी यदि ब्लॉग के ये लेके ब्लॉग करने पहुंच जाऊँ तो मुझे लगता है मैं शायद किसी की प्राइवेसी को इंट्रूड कर रहा हूँ। मन के अंदर मुझे अच्छा नहीं लगता है वो चीज़, और जो मन के अंदर अच्छा नहीं लगता वो आप कर नहीं सकते हो। तो आई एम नॉट ए गुड ब्लॉगर। आप मुझसे उम्मीद करो कि जितेंद्र सर जाके ब्लॉग बना के डालेंगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। छोटा मोटा बनाई थी भारतीय साथ में मुझे, तो भारतीय थोड़ा सा एक्सट्रोवर्टेड चीज़ों में तो वो कर देती है। अदरवाइज जहाँ नॉलेजेबल कुछ होगा तो वहाँ जरूर रिकॉर्ड कर लूंगा। लेकिन नॉर्मल ब्लॉगिंग की मैं आ गया, गाइस आई एम देयर, गाइस भैंस है, गाइस ये, गाइस वो, गाइस देखिए मेरे पीछे लोग चल रहे हैं, गाइस देखिए 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 क्या कर रहे हो, तो वो सब नहीं कर पाते, वो ब्लॉगर ही कर पाते हो। तो आई एम ए वेरी बैड ब्लॉगर, ठीक है। बेसिकली मैंने पहचाना कि मेरा जो डीएनए है वो एजुकेटर का ही डीएनए है, शिक्षक का डीएनए है, चाहे वो मेडिकल के लिए इसमें हो, चाहे वो नीट के लिए हो। बेसिकली मेरे को जिस काम में अच्छा लगता है वो एजुकेशन ही है और मेडिकल प्रैक्टिस। बट ऑब्वियसली बात है, लौट रहा था, लौटते हुए मेरे बाजू में जो है वो एक लेडी बैठी हुई थी, और वो लेडी जो है वो
कई सारे ट्रस्ट को चलाती हैं वहाँ पे गुजरात के अंदर। और गजेरा ट्रस्ट है एक गुजरात में, बड़ा फेमस है, मुझे मालूम कल ही चला, बसंत गजेरा कोई है, उनका ट्रस्ट है। तो उसमें वो बड़ी उसमें वो उनकी शायद उन्होंने बताया कि वो रिलेटिव है उनकी, और वो पूरा ट्रस्ट मैनेज करती है। एक 900 बच्चों को जो है वो अनाथ बच्चों को वो पढ़ा लिखा रहे हैं वो लोग, उनके कई कॉलेजेस हैं, कई स्कूल्स हैं उनके, वो सब। तो बहुत कुछ जानने सीखने मिला मुझे कि अच्छा ट्रस्ट में ऐसे काम होता है, ऐसे ये काम करते हैं, वैसे वो काम करते हैं। तो एवरीवेयर मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, मैं जिससे मिलता हूं ना उससे 2 बातें सीखता हूं मैं। और अपने मन में मैं कोई भ्रम नहीं करता, मैं अपने आप को मान कर सकता हूँ कि मैं मीडियोकर हूँ, हमेशा मान कर सकता हूँ मैं एक मध्यम मीडियोकर व्यक्ति हूँ। मैं कोई बहुत जैसे बोलता है ना परम बुद्धिमान जीनियस, वो नहीं। जिस दिन मैंने वो मानना शुरू कर दिया ना तो उस दिन मैं सीखना बंद हो जाएगा। लोग जिसको बोलते हैं जितेंद्र सर कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, थोड़े अहंकारी हैं, थोड़ा रिस्पॉन्ड कम करते हैं, सुनते नहीं है हमारी, नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि मैं तुम्हारा अच्छा और बुरा समझता हूँ, तुम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो, मैं तुम्हारे भले के पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ। तुम अपने कंफर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हो, मैं तुम्हारे भले के पॉइंट ऑफ व्यू कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा होता है। तो कई बार मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पॉन्ड नहीं करने का मतलब कि मैं कोई अहंकारी हूँ, घमंडी। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि मुझे लगता है कि अभी तुमको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, और इन चीज़ों का जो रिलेवेंट चीज़ उसका आंसर मैं हर चीज़ का करूँ जरूरी नहीं हो चाहिए। अब एक बात और कि जो चैप्टर शुरू हो चुके हैं कुछ, तो वॉल्यूम 2 जो है डिलीवर अभी तक बच्चों को नहीं हुआ है, कई बच्चों को, तो वॉल्यूम 2 की डिलीवरी शुरू हो चुकी है। कि वॉल्यूम 2 को छपकर आने में थोड़ा समय, 1 वीक 2 वीक का समय ज़्यादा लग गया, क्योंकि भोपाल में भयंकर रेनी सीजन था, और रेनी सीजन में बाइंडिंग जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, तो बाइंडिंग खुल जाती है इसमें, तो गोंद सूख ही नहीं पाता उसके अंदर जो चिपकता है। ठीक है, वो मुझे प्रिंटर ने बताया उसकी टेक्निकल लैंग्वेज में, मैंने सिंप्लीफाइड करके बताया। तो अभी मटेरियल जो है वो कल भी परसों भी लगातार जो है वो सेकंड वॉल्यूम जो है वो सारे बच्चों को पहुंच रहा है। के जो 11th के प्राइम बैच के प्लस के बच्चे हैं, 12th के प्राइम प्लस के बच्चे हैं, टारगेट के, फोकस के, सबको सेकंड वॉल्यूम जो है वो डिस्पैच होना शुरू हो चुका है। आपको टीम आपको ट्रैकिंग आईडी शेयर कर देगी। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि पहुंचने में आप वो है ना, यहाँ से रिलीज करते हो, पहुंचता है, और वो इतना सा बड़ा वॉल्यूम है कि वो एक बार में नहीं होता, वो लॉट वाइज होता है कि आज इस फर्स्ट जो पहले एडमिशन लिए उनको पहले मिलेगा, उसके बाद वो ग्रेजुअली चल रहा है पूरा, जिस लिस्ट में और जिस क्रम में नाम है ना वैसे चल रहा है। तो मटेरियल मिल जाएगा बेटा, चिंता मत करो उसकी, ठीक है ना। तब तक थोड़ा सा जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चल रहा है उसमें थोड़ा सा आपको नोट्स से काम चलाना पड़ेगा। आप प्रिंट आउट मत निकालेगा, वो मटेरियल ऑलरेडी ऑन दी वे होगा, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना। स्पीड पोस्ट से भेजा हम लोगों ने, कुछ को हमने कुरियर से भेजा हुआ है, ठीक है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं कि मैं आप लोगों से वो वीडियो नहीं बनाया आपने वो फंक्शन के, अरे यार हम अकेले थे, लास्ट मिनट डिसाइड किया कि जाना है, मैं अकेला था, बाकी सब लोगों के साथ में कोई आया हुआ था जो वीडियो भी बना रहा था, सब कुछ कर रहा था। अब वो ऑफिशियल जो वीडियो मिलेगा तो वो मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोगों से। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का कोई अवार्ड मुझे भी मिलेगा, मैं कहीं नॉमिनेट भी होऊंगा। मुझे इतना पता है बस कि अपना काम अच्छे से करते चले जाओ, लोग तुम्हें पहचाने ना पहचाने वो एक अलग बात है। सही वक्त आएगा लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। लोग हंगामा या हल्ला कर सकते हैं, लेकिन भरोसा बनाने में टाइम लगता है, और बायोमेंटर से तो भरोसा है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।